Unacademy. Let's crack it. दोस्तों आज हमारे साथ हैं यूसुफ खान सर, असिस्टेंट कमिश्नर स्टेट जीएसटी। तो आप जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी और सबसे इम्पोर्टेंट कुछ जरूरी सवाल जो एमपीपीएससी से रिलेटेड काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हो सकते हैं। सारे सवाल आज मैं जितने भी इनसे पूछने वाला हूं सब मेंस की रणनीति को लेकर पूछने वाला हूं। तो बहुत बहुत स्वागत है सर, कैसे हैं आप? धन्यवाद धन्यवाद, बहुत अच्छा हूँ मैं आप जी लोगों सर। की दुआओं से जी। और जी सर। और मुझे बहुत धन्यवाद आपका इसलिए कि आपने प्लेटफॉर्म दिया मुझे, ताकि हम बहुत सारे लोगों से शायद पहुंच सके उन तक। और जो कुछ चीजें हम लोगों ने बहुत सारी असफलताओं से संग्रहित की है जी वो उनको शेयर कर सके, ताकि वो लोग उन चीजों से बचे और सफलता के रास्ते को और छोटा कर लें। जी धन्यवाद आपका फिर से। बिल्कुल सर। सर शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आपकी पीएससी की जर्नी जो है वो कब स्टार्ट हुई? आपके दिमाग में वो ख्याल कब आया कि ये पीएससी मुझे करना चाहिए, और किस तरीके के चैलेंजेस आपने फेस किए उस पूरी तैयारी के दौरान जब आप पीएससी एग्जाम के लिए अपीयर हो रहे थे? जैसे कि सर मैं पहले तो बताना चाहूंगा कि कोई भी चीज का जैसे हम पढ़ते भी हैं कि कोई एक आइडिया आता है पहले आपके पास में, जी और आइडिया को फिर आप मूर्त रूप देने के लिए कोई एक्शन लेते हैं। जी तो ये वैसा ही एक आइडिया यूं कहें हमारे जी इमेजिनेशन पहली बार आती है जब बचपन में मैंने पहले बार कभी देखा था ऐसे कि एक प्रशासन पर देखा, उन्होंने खुला मंच टाइप का एक प्रोग्राम आयोजित किया है, उसमें वहाँ पर जनता की समस्याओं का तुरंत समाधान वहीं पर कर दिया जा रहा है। तो ये चीजें बहुत एक फैसिनेटिंग लगी और लगा कि ऐसा ही कुछ चीजें होनी चाहिए कि हम भी आगे आगे बने पढ़े और ऐसे बने, ताकि एक लार्जर मासेस को हम लोग सर्व कर पाए, उनकी समस्याओं बिल्कुल। को दूर कर पाए, उनको हम प्रोवाइड कर पाए, फैसिलिटेट कर पाए। जी बस यही यही पहला पहला मेरा रहा अनुभव कि मुझे जाना चाहिए, यहाँ पर सिविल सेवाओं में जाना चाहिए। ग्रेट। सर कितने अटेम्प्ट आपने लिए तैयारी, मतलब कब से आपने एग्जाम देना शुरू किया और कब तक एग्जाम में आप अपीयर हुए? कितने अटेम्प्ट्स टोटल आपने लिए सर? देखिए पहला तो तैयारी जब मैंने स्टार्ट की ग्रेजुएशन के बाद में, तो पहला लक्ष्य मेरा यूपीएससी के लिए ही था। जी यूपीएससी के लिए मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट की, और यूपीएससी में मैंने 3 मेंस भी दिया हुआ है। उससे पहले 2 अटेम्प्ट में, एक में मेंस और तक पहुंचा, दूसरे में इंटरव्यू तक पहुंचा, और तीसरे में ये फाइनल हुआ है। जी। तो जब तैयारी आपकी चल रही थी पीएससी की, तो जी उस समय कुछ चैलेंजेस रहे होंगे कि जब आपने दो दो अटेम्प्ट जो आपके गए और उसके बाद तीसरे अटेम्प्ट में आपको पोस्ट मिली सर, तो उन दो अटेम्प्ट्स में क्या कमियां आपको नजर आई कि इन कारणों से मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया? ऐसी वो क्या कमियां थी ताकि जो स्टूडेंट्स आपका ये इंटरव्यू देख रहे हैं सर। वो ये जान जी सकें कि ये कमियां जो हैं इनको हम दूर कर लें तो हम जी पहले अटेम्प्ट में ही जी अपना एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सबसे पहली बात, जब हम लोग पहली बार एग्जाम दे रहे होते हैं तो जी हम, जैसे कि आपने बोला कि हम मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो मैं मेंस के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। जी पहली बार एग्जाम देते हैं तो ऐसे बहुत कम भाग्यशाली लोग हो पाते हैं जिनको ये आइडिया होता है कि मेंस में किस चीज को अप्रिशिएट किया जाता है। जब आप बिना किसी कोई बैकग्राउंड की भ्रांतियां हैं, जैसा कि मैं अक्सर बात करता हूँ अंधों जी के सर। हाथी वाली बात, तो वैसे ही हमने भी किसी एक चीज को मान लिया पूरा हाथी, और उसी के साथ हम चले गए मेंस लिखने के लिए। जी इसलिए जब आप किसी एक आंशिक तैयारी के साथ में जाएंगे तो असफलता मिलने की संभावनाएं ज्यादा है, और सफलता की संभावनाएं नगण्य हो जाती हैं। वैसा ही हमारे साथ में पहले और दूसरे अटेम्प्ट में हुआ, जिसको कि हमने इम्प्रूव किया अपने साथियों के साथ में और कुछ वरिष्ठ मित्रों के साथ में, और जी तीसरी बार में सफलता मिल पाई। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो सर जो चैलेंजेस थे, है ना, क्योंकि मेंस में हमें जी पता लग पाता है, बड़ा मुश्किल होता है क्या लिखना है, तो आपको जो जी चैलेंजेस दिखे मेंस में जब आपने एग्जाम दिया, तो क्या ऐसी कमियां थी जी मेंस को लेकर जिनसे आपको लगा इन्हें हम्म, इम्प्रूव करने से ही मेरा सिलेक्शन हो पाएगा? जी बिल्कुल, मैं बात करना चाहूंगा बिंदुवार इस पे। सबसे पहले तो मेंस के लिए आपके पास में
जैसे हम प्रीलिम्स के लिए पढ़ते हैं तो प्रीलिम्स के लिए हमारी चीज़ों को मतलब कि विस्तार ज़्यादा चाहिए आपको और जी गहराई गहराई आपको कम चाहिए। लेकिन मेंस के लिए आपके पास में गहराई ज़्यादा चाहिए क्योंकि आपके पास में एक डिफाइंड सिलेबस तो है, जी डिफाइंड सिलेबस है लेकिन उसमें कई सारे डायमेंशंस हो सकते हैं उस चीज़ के। उन्हीं जी डायमेंशंस को कवर करना है आपको और साथ में अपने नॉलेज आपके पास में होना एक जी अलग बात है, उसका प्रेजेंटेशन मेंस में क्योंकि आप अपने वहाँ पर अपने आप को प्रस्तुत करने के लिए उपस्थित नहीं होते हैं, आपने जो लिखा है, जिस तरह से लिखा है, वही आपका रिप्रेजेंट कर रहा है आपको, जी ठीक है? तो उस चीज़ का सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि आपको एग्ज़ामिनर का क्वेश्चन का थीम या सब्जेक्ट का थीम क्या है, क्या आप उसको ग्रैस्प कर पा रहे हैं और क्या जिस तरह से चाहता है, जिस तरह से वो टॉपिक, वो थीम, वो क्वेश्चन, जिस तरह का आंसर चाहता है, क्या आप दे पा रहे हैं? उस चीज़ों को, ये सबसे बड़ा चैलेंज है और इसके जी लिए आदमी को या कोई भी एस्पिरेंट है उसको ज़रूरत है कि वो पहले घर पर बैठकर खूब तैयारी करे उसके लिए लिखने की। मतलब कि पढ़ना जितना इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा है, मैं यूँ कहूँ दुगुना या तिगुना इम्पोर्टेंट है लिखना। लिख के रिप्रेज़ेंट करना और उस रिप्रेज़ेंट जो आपने किया हुआ है उसको आप चेक भी करवाएँ, जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनसे भी या जो आपके वरिष्ठ साथी हैं उनसे भी, ताकि आपको सही मालूम पड़ सके कि आप जो लिख रहे हैं क्या वो सही दिशा में जा भी रहे हैं। ऐसे कई साथी हमारे रहे हैं जो नॉलेज के स्तर पर कोई कमी नहीं लेकिन लेकिन उन्होंने कभी घर पे नहीं लिखा, जी जाकर सीधा ही एग्ज़ाम में ही प्रोड्यूस किया, उससे वो गलतियाँ हुई और कई बार गलतियाँ होती रही, पता ही नहीं चला। तो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सबसे ज़्यादा जो बात कहना चाहूँगा वो है कि आपका प्रेज़ेंटेशन और प्रेज़ेंटेशन को सुधारने के लिए आपको चाहिए प्रैक्टिस। जितनी जी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप मेंस के लिए घर पे, उतनी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आएँगे। आप जो लिखते हैं उस चीज़ों को जो सफल हैं या जो वरिष्ठ आपके साथी हैं, शिक्षक हैं, उनको दिखाएँ, उनसे भी आप उसमें सहयोग लें, सुझाव लें और उसी तरह से इम्प्रूवमेंट अपने अंदर करते जाएँ। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बिल्कुल भी मैं फिर ये कहना चाहूँगा कि बहुत सारी भ्रांतियाँ आ गई हैं यहाँ पर। जी कई लोगों ने सफलताओं के कई तरीके बताए हैं, जी ठीक है? तो हमने हमने किसी एक को मान लिया है कि इन्होंने बोला कि ये किताब पढ़ने से होता है, इन्होंने बोला इस तरह से लिखने से होता है। बिल्कुल लेकिन लेकिन आपको सफलता के लिए चाहिए, वो सारी चीज़ें चाहिए, आपको उस वो किताब भी ज़रूरत है, इस तरह से लिखने की भी ज़रूरत है, इस तरह से पढ़ने की भी ज़रूरत है, ठीक है? ये सिविल सेवाओं में मतलब कि मैं काफ़ी लंबा अनुभव रहा है मेरा। जी और उसके बाद में जब पढ़ने के बाद में मैंने खुद पढ़ाना भी स्टार्ट किया, तो जी सर सबसे बड़ी जो समस्या मुझे ध्यान में आई है या जो मैं देख पा रहा हूँ, वो यही है कि डायलेमा, दिमाग के अंदर डायलेमा और इन्फॉर्मेशन का यूँ कहें कि बम्बार्डिंग हो गई है हमारे ऊपर। उसने कहा कि ऐसे होता है, उसने ऐसा पढ़ा था तो उससे हुआ था, उसने उस बुक से पढ़ा था तो उससे हुआ था, उसने उस टीचर से पढ़ा था तो उसका हुआ था। जबकि जी जबकि इसका सीधा एक रास्ता है आपके पास में सिलेबस हो, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स हों, उनको पढ़ें और खुद लिख के खूब प्रैक्टिस करें। लोगों आप चेक करवाएँ उनको और उसमें इम्प्रूवमेंट करते जाएँ। बहुत सीधा आसान रास्ता है। बिल्कुल आप सिलेक्शन ले सकते हैं। सर ग्रेट 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 सर जो क्वालिटी मार्क्स हैं कि हम इतनी बढ़िया स्ट्रैटेजी अपनाते हैं जैसा आपने कहा कि अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो सोर्स हमें मिलता है वो हमें तैयार करना चाहिए और अपने आंसर्स जो है रेगुलर बेसिस पर हमें चेक कराते रहना चाहिए। तो मेरा सवाल अब यहाँ ये है सर कि जब हम मेंस की आंसर राइटिंग करते हैं तो उस समय जी, जो की पॉइंट्स होते हैं कि ये स्किल्स हो सकती हैं, ये इन बातों जी, का हम ध्यान रखें, है ना? कि जी, आपसे जैसे और भी ज़रूरी प्रश्न हो सकते हैं कि मेंस में हम कौन-सा पेन से आंसर राइटिंग हमें करनी चाहिए, किस सर, तरीके से हमारे आंसर्स सर, को हम हाइलाइट कर सकते हैं, आंसर लिखने का तरीका कैसा होता है, कॉपी में उसको क्या पैटर्न में दिखता है, कितने पेज की कॉपी होती है, ये सभी छोटे-छोटे सभी सवालों के जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा। सर। जैसे कि हम लोग जान रहे हैं कि 2014 के बाद से जो सिलेबस में चेंजेस आए हैं जी, और अब जो हर पेपर के 2 पार्ट कर दिए गए हैं और दोनों पार्ट की अलग-अलग कॉपी आती हैं जी, और कॉपी में और आप रूलिंग वाली कॉपी आती है मतलब पहले तो प्लेन पेजेस आते थे लेकिन अब रूल कॉपी आ रही हैं। साथ में कॉपी उसके जो पेजेस की जो 56 पेजेस हैं आई थिंक मुझे जी, एग्ज़ैक्ट अभी याद नहीं आ रहा है। तो मतलब सफिशिएंट स्पेस है आपके पास में लिखने के लिए। तकरीबन आपको 20 क्वेश्चन्स हैं 3 मार्कर्स के हैं। 10 क्वेश्चन हैं 6 मार्क्स के जो कि 100 वर्ड्स में लिखने हैं और 3 क्वेश्चन्स फुल लेंथ जो कि हैं आपको 300 वर्ड्स में लिखने हैं, जी, ठीक है? ये आपको एक सेक्शन में, इसी तरह से दूसरा सेक्शन है, दोनों सेक्शन की कॉपी आपके पास में अलग-अलग है। तो सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो नया सिलेबस आया है उसमें है आपकी स्पीड।
क्योंकि आपको 3 घंटे के अंदर ये दोनों सेक्शन पूरे करने हैं और जैसा कि मैंने बताया आपको कि अगर 20 और 10 30 और 3 33 क्वेश्चन छोटे-बड़े सभी मिला के एक सेक्शन में है, इसी तरह से दोनों सेक्शन में मिला के आपके पास में 66 क्वेश्चन्स हैं। जी तो आपके पास में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप स्पीड मेंटेन करें। स्पीड के साथ में ही आप ये भी ध्यान रखें कि एमपीपीएससी में ये मेरा ऐसा मानना है और मैंने देखा भी है ऐसा, जी बहुत सारे लोग मुझसे एग्री ना करते हों, कि यहाँ पर आपका कॉपी का थोड़ा सुंदर होना भी ज़रूरी है, सुंदर दिखना ज़रूरी है। सुंदर दिखेगी तो आपका ज़्यादा इम्पैक्ट आएगा, वरना परीक्षार्थी ये करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के चक्कर में अपनी राइटिंग को या प्रेजेंटेशन को इतना खराब कर लेते हैं कि पूरा लिखने के बावजूद भी मार्क्स अच्छे नहीं आते हैं या उम्मीद के मुताबिक नहीं आते हैं। जी तो ये सारी चीज़ें हैं कि आपको टाइम मैनेजमेंट भी करना है, कॉपी की सुंदरता भी बनाए रखनी है, प्रेजेंटेशन भी ठीक रखना है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप घर पे प्रैक्टिस किए हों, खूब प्रैक्टिस किए हों, उसी माहौल को आपने घर पे आपने बनाया हो और उसी तरह से लिखा हो, तब आप उन चीज़ों को बेहतर कर पाएँगे। जी सारी जी सर, पेन से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे जेल पेन तो अलाउड है नहीं, तो जो जी। पेन यूज करते हैं तो क्या ब्लैक पेन या ब्लू पेन दोनों पेन यूज कर सकते हैं या मल्टी पेन यूज अ, कर सकते हैं, क्या मतलब है? तो जी सर मैं ये कहना चाहूँगा कि जैसे मल्टी पेन तो बिल्कुल भी नहीं करना है क्योंकि उसको एक बार ऐसा हो चुका है, पीसी में रिमार्क्स माना गया है। और कॉपी का जिस तरह से पेपर आ रहा है मेरे हिसाब से आप उसमें ब्लू पेन ही इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है। हम किसी भी तरह का मतलब कि कोई जोखिम ना लें, ब्लू ही जी पेन लें। और जैसे कि मैं बहुत टाइम से मतलब कि जब से तैयारी शुरू की है तभी से मैं मर्सिलो का बटरफ्लो पेन इस्तेमाल करता हूँ, बहुत अच्छा पेन है। और बाकी जिसको भी जो अपने घर पर आपने जो प्रैक्टिस की है, जिसमें आपको ज़्यादा फ्लो अच्छा लगता है, आप उसको इस्तेमाल करें, कोई बात नहीं, कोई भी पेन लें आप उसमें। और मेरी जो सुझाव है कि आप ब्लू पेन ही इस्तेमाल करें, जी अच्छा फ्लो वाला हो, थोड़ा-सा मोटा हो, अच्छा हैंडराइटिंग थोड़ी-सी बड़ी-बड़ी लिखें आप उसमें। और साथ में आंसर को आपको अट्रैक्टिव बनाने के लिए चाहिए आपको कैटेगराइज़ करना। जैसे अगर आपके क्वेश्चन के कि जितने भी पार्ट हैं, जी जैसे कैसे पूछा संक्षेप में पूछा, धर्मनिरपेक्षता क्या है? जी धर्मनिरपेक्षता की प्रमुख प्रमुख विशेषताएँ बताइए, जी ठीक है? या इसका आलोचनात्मक वर्णन कीजिए, तो आपको पहला वाला पार्ट आपको इस क्वेश्चन के 2 पार्ट हैं अगर, तो दोनों पार्ट को अलग-अलग डील करना चाहिए। सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता क्या है? या धर्मनिरपेक्षता से क्या आशय है? तो आप लिखेंगे, धर्मनिरपेक्षता से सामान्य आशय ये है। अगला हेडिंग बनाएँगे आप स्पेशल में धर्मनिरपेक्षता की विशेषताएँ किस प्रकार हैं? 1, 2, 3, 4 नंबरिंग करके लिखें। तो क्या होता है कि उससे एग्ज़ामिनर को चीज़ों को ढूँढना नहीं पड़ता है, उसके पास में आपने खुद उभार कर रखी है चीज़ें। जी मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा मानना है कि जब आपने एकदम पूरा पैराग्राफ में लिख दी चीज़ें, चाहे आपने एप्रोप्रिएट भी लिखी है, लेकिन वो सतही नंबर देकर शायद आपको छोड़ दे। जी जबकि अगर आपने कैटेगराइज़ करके क्लियरली क्लासिफाई करके अगर इन्फॉर्मेशन दी है, तो उसका ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन मिलेगा ग्रेट और ज़्यादा अच्छे परिणाम भी होंगे। ग्रेट ग्रेट सर। तो जब कैटेगराइज करके हम प्रॉपर लिखते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट पेन को लेके जो कंफ्यूजन था, हमेशा पूछते हैं लोग कि सर आप ये क्वेश्चन पूछा करिए, काफी सारे कमेंट बोलते हैं, तो उनको बताते हैं हम कि ब्लू बॉल पेन यूज करिए या ब्लैक बॉल पेन यूज किए, तो बोलते हैं मल्टी कलर यूज करने से क्या होगा। तो ये डिपेंड करता है वहां जो चेक करने वाले लोग हैं साइकोलॉजिकली कि वो उसे पसंद करते हैं या नहीं करते। तो बिल्कुल। ये कुछ सारी चीजें हैं और जिनको सर आपको ध्यान में रखना चाहिए, जी, जैसा हमें सर ने जी, बताया। अगला प्रश्न में जो है जी, सभी जो बच्चे की तरफ से उनसे पूछना आगे बढ़ता हुआ जा रहा हूँ कि सर इथिक्स का जो सर, पेपर है, इथिक्स सर, जो है उसकी प्रिपरेशन हुँ, के लिए, क्यों कहीं ना कहीं साइंस एंड टेक, इकोनॉमिक्स हुँ, और इथिक्स, ये तीन चीजें हैं जो कई बार सिलेक्शन हुँ, को रोक देती हैं। जो लोग साइंस बिल्कुल। बैकग्राउंड से आते हैं, कहीं ना कहीं उनका इथिक्स वाला हुँ, पार्ट जो है हुँ, किसी ना किसी बेस पर हुँ, कम रह जाता है, या पहले पेपर वन में हिस्ट्री वाला सेगमेंट उनको धोखा दे देता है। तो इथिक्स हुँ, की तैयारी कैसे करें, इथिक्स को कैसे पढ़ें, क्या किताब हो सकती है इथिक्स के लिए, ये जी। तमाम क्वेश्चन है सर। हुँ, तो सर एथिक्स को बात करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि एथिक्स का पेपर इंट्रोड्यूस क्यों किया गया? जैसे कि यूपीएससी ने सबसे जी पहले इंट्रोड्यूस किया एथिक्स के पेपर को। जी अगर उसका जिस्ट समझ लें तो मुझे लगता है कि एथिक्स की कोई भी किताब पढ़ लें, आप अपने से लिखेंगे और बढ़िया लिखेंगे और अच्छे नंबर भी आएँगे। जी एथिक्स को शामिल करने का, और मैं तो ये कहूँगा कि कोई भी पेपर का अगर आप लिखते हैं, अगर कोई भी सब्जेक्ट लिखते हैं, तो उसका थीम, उसका जिस्ट पकड़ लें आप। जी कभी भी आपको ना तो उसको टॉपिक समझने में और ना उसको प्रेज़ेंट करने में कोई दिक्कत होगी। एथिक्स को पेपर लाने के पीछे मंशा यही थी कि एथिक्स आजकल हम जो देख रहे हैं कि पब्लिक सर्विसेज़ का इम्पोर्टेंस बढ़ रहा है।
ठीक है। साथ जी में जो पब्लिक डिलीवरी है उसमें हमारे यहाँ पे दिक्कतें हैं। जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उसमें लेकुना है, और उसका लेकुना का वजह है हमारे यहाँ का पब्लिक सर्वेंट या हमारी ब्यूरोक्रेसी। तो उस जी ब्यूरोक्रेसी को हम लोग कैसे एथिकल बनाएँ, वो और क्या-क्या चीज़ें उसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, वो सारी चीज़ें हम लोगों ने एथिक्स के पेपर के अंदर शामिल की हैं। अगर हमने ये समझ लिया कि ये क्या है, पब्लिक डिलीवरी सिस्टम को इम्प्रूव करने वाली चीज़ है एथिक्स, ठीक है। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट मैटर के ऊपर। एथिक्स किससे मिलके बना हुआ है? एथिक्स के अंदर मेनली है आपका यहाँ पर, एथिक्स के अंदर मेनली है आपके पास में थोड़ा-सा पार्ट है आपका मोरल फिलॉसफी का, ठीक? दूसरा है आपके पास में सोशल साइकोलॉजी का, जी ठीक है? और तीसरा वाला कुछ पार्ट है वो है आपके पास में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का। ये 3 जगहों से चुनकर इसका सिलेबस इकट्ठा किया गया है। और चौथा जैसे कि किसी को हम लोग बचपन में बच्चों को या ये कहानियाँ सुनाते हैं महापुरुषों की, जी ताकि वो उनसे प्रेरणा लें, अपने जीवन को उस तरह से ढालें। इसी तरह से इसके सिलेबस में महापुरुष शामिल किए गए हैं, कि कैसे उन लोगों ने मतलब सैक्रिफाइसेस करके अपनी सोसाइटी के लिए कंट्रीब्यूट किया है। ये 4 चीज़ें हैं मोटी-मोटी आपके एथिक्स के सिलेबस में। अब आप इसको इसी तरह से समझें और इसी तरह से प्रेज़ेंट करें, इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। एथिक्स के लिए जहाँ तक बुक की बात है, तो अभी क्योंकि सब्जेक्ट नया आया हुआ है, मार्केट में इसकी कमी भी है मतलब कि बुक्स की। लेकिन फिर भी अगर मैं आपको एक कंपाइल्ड अगर बुक की बात अगर बताना चाहूँ, तो मीडियम के महावीर सॉरी की टू इंटरप्ट महावीर यू सर, सॉरी टू इंटरप्ट यू, जी, मीडियम भी आप मेंशन कर दें कि हिंदी मीडियम के लिए ये बुक बेस्ट हो सकती है और इंग्लिश के लिए ये मीडियम जरूर मेंशन करें जी, सर। जी जी। तो हिंदी के लिए आप महावीर पब्लिकेशन की आप बुक ले सकते हैं एथिक्स 4th पेपर की, और इंग्लिश के लिए आप क्रॉनिकल का जो लेक्सिकन है, वो जी मेरे हिसाब से बढ़िया है, बहुत बढ़िया है लेक्सिकन ग्रेट इंग्लिश में जो है, इंग्लिश मीडियम में। ग्रेट। सर अगला क्वेश्चन में आता हूँ, आपने जो एग्जाम दिया वो मीडियम आपका हिंदी रहा या इंग्लिश रहा, तक उसी पर फिर आगे का क्वेश्चन। जी, जी, हिंदी मीडियम से हूँ मैं। ग्रेट। सर मेंस में इकोनॉमिक्स के लिए जो है कंटेंट वो कहाँ जी, से हम ले सकते हैं, क्योंकि जनरली प्रीलिम्स में देखते हैं हम तो ज्यादा कुछ आता नहीं है, एक दो क्वेश्चंस आते हैं, वही हुँ, डेटाबेस जो है कहीं ना कहीं से आ ही हुँ, जाते हैं, सामान्य वो हुँ, करंट अफेयर से भी उठ के आ जाते हैं। तो मेंस में जब जी। हमें लिखने की बारी आती है तो फिर इकोनॉमिक्स मतलब हमें क्या चुनना चाहिए, मदर बुक क्या होनी चाहिए? अ, जी, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूँ इसपे। अगर मदर बुक की अगर बात करें, जैसे एमपी का जो इकोनॉमी का सिलेबस है, जी दरअसल ये यूनिवर्सिटी बेस्ड है। यूनिवर्सिटी में जो चीज़ें टॉपिक पढ़ाए जाते हैं, उनको यहाँ पर लिया गया है, ठीक? ओके और जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर बेस्ड ज़्यादा होते हैं। तो दिक्कत ये आ रही है बच्चों के पास में या स्टूडेंट के पास में, एस्पिरेंट्स के पास में दिक्कत ये आ रही है कि सिलेबस में कुछ है, एग्ज़ाम में कुछ आ रहा है, या सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को किताब नहीं मिल पा रही है, ठीक? जी एक अगर किताब की अगर मैं बात करूँ, तो सिर्फ़ आपको इकोनॉमिक्स की जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए ठीक है, टीएमएस एप्लीकेशन की रमेश सिंह सर की बुक आती है। एक बार आप जी उसकी रीडिंग ले लें, और बहुत सारे टॉपिक भी उसके अंदर आपको मिल जाएँगे। दूसरा मेंस के लिए एमपीपीएससी मेंस में इकोनॉमी में सिर्फ़ 17 टॉपिक दिए गए हैं, सिर्फ़ 17 टॉपिक हैं। 17 जी टॉपिक के अंदर सब टॉपिक्स हों, जैसे कि ग्लोबलाइज़ेशन है, ग्लोबलाइज़ेशन के चैलेंजेस हैं, ये एक ही टॉपिक के अंदर दिया गया है। तो ये बहुत ही कॉम्पैक्ट है, अगर और मैंने पहले ही कहा है कि आपको तैयारी हमेशा सिलेबस से स्टिक करके, सिलेबस प्लस प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से एकदम स्टिक करना है, उसी से चिपक के तैयारी जी करनी है आपको। आपको जो 17 टॉपिक दिए गए हैं, उनके जो सब टॉपिक हैं, उनका आप सिनॉप्सिस तैयार कर लीजिए। ग्लोबलाइज़ेशन क्या है? ग्लोबलाइज़ेशन क्या है? आप उसके और उसके डायमेंशंस देख लीजिए, उसके सोशो पॉलिटिकल इकोनॉमिकल डायमेंशंस देख लीजिए, उसकी कोई आलोचना है वो देख लीजिए आप उसमें। तो आप जितने टॉपिक आपको दिए गए हैं, आपको एक कोई रेडी टू ईट या रेडी टू मग अप मटेरियल मार्केट में शायद ना मिले अभी। जी अभी जिस तरह का सिलेबस एमपीएससी में दिया गया है। इसलिए जी मैंने ये बोला है आपसे कि आप रमेश सिंह सर की बुक पढ़ सकते हैं टीएमएच की, लेकिन पूरा सिलेबस आपको उसमें नहीं मिलेगा। जी पूरे सिलेबस के लिए आपको कई रिसोर्सेज़ को खंगालने पड़ेंगे, हो सकता है नेट की भी आप सहायता लें, और आजकल तो सारी चीज़ें अवेलेबल है। अवेलेबल और है। और नए सिलेबस में आपको एग्ज़ाम में लिखने के लिए हार्डली 300 वर्ड्स लिख सकते हैं आप, 300 वर्ड्स ही लिखना है आपको। तो उसके लिए अगर आपने सिनॉप्सिस तैयार कर के रखे हुए हैं, 10 पॉइंट अगर आपके पास में है, तो आप कोई भी आंसर को डील कर सकते हैं। और वो जो 17 टॉपिक हैं, मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप 15 दिन के अंदर वो पूरा इकोनॉमी तैयार कर सकते हैं उसके अंदर। बहुत ही कॉम्पैक्ट है वो। ओके हाँ, लेकिन इकोनॉमी के साथ में दिक्कत ये है कि टर्मिनोलॉजी इस तरह की होती है, या हमने कभी भी उसको सीरियसली इस तरह से पढ़ा नहीं है इकोनॉमी को, तो थोड़ा-सा टर्मिनोलॉजी की वजह से वो एलियन सा लगता है वो सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट जी बहुत बहुत ही मतलब इंटरेस्टिंग है। आप उसको करंट के स्कीम से
कारण के प्रोग्राम से आप उसको रिलेट करें, उन चीज़ों को अगर देखें, चाहे वो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी हो, चाहे बजट हो हमारा, या डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हों हमारे यहाँ पर, या कोई सोशल इश्यूज़ हैं और सोशल पॉलिसीज़ हैं, सोशो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ अगर उनको देखें तो बहुत ही डायनामिक सब्जेक्ट है और आप बहुत बढ़िया प्रेज़ेंट कर सकते हैं उन चीज़ों को। ग्रेट। इन सीमाओं के बावजूद भी कि आपके पास में मैटर नहीं है। मैटर का कोई इतनी बड़ी स्कार्सिटी नहीं है, आज इन्फॉर्मेशन का युग है, जी। सब जगहों पर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। आप कोशिश तो करें, एक बुक जी, कोई भी, लेकिन एक फंडामेंटल एक बुक बनाएँ, और ये सिर्फ़ इकोनॉमी के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सभी चीज़ों जी, के लिए बोल सभी रहा हूँ। सब्जेक्ट्स। कभी भी बुक्स का भंडार नहीं लगाना है और ना ही नोट्स का बहुत इकट्ठे करने हैं। जी, आपको जो चीज़ नहीं मिल रही है, कोई एक मास्टर बुक बनाइए और उसके साथ में एक एडिशनल एडिशनल के लिए आप एक रजिस्टर तैयार कीजिए, अच्छा मोटा-बड़ा रजिस्टर। आपको जो एडिशनल चीज़ जहाँ से भी मिलती है, आपको उसको ज़ेरॉक्स करवा के या तो वहाँ पे उसको पेस्ट कर लीजिए या उसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक मास्टर बुक, जो कि मास्टर बुक को मिनिमम अगर आपका 50 टू 60% अगर सिलेबस कवर करती है, तो वो आपकी एक मास्टर बुक रहेगी, सिर्फ़ एक वही रखें। बाकी जी, एडिशनल के लिए आप उस रजिस्टर में चीज़ों को इकट्ठा करते जाएँ, चाहे नेट से ले लें, उसका ज़ेरॉक्स ले लें, चाहे किसी और बुक्स में मिल रहा हो, किसी मैगज़ीन में मिल रहा हो, तो वहाँ से उन चीज़ों को कंपाइल करते जाएँ। क्योंकि जब आपको इसे पढ़ना ही नहीं है, इन चीज़ों को मेमोराइज़ भी तो करना है। अगर आप बहुत सारी चीज़ें, अगर आपने इतनी की बुक्स अगर इकट्ठी कर ली, तो उनको कब मेमोराइज़ करेंगे? आपको एग्ज़ाम के टाइम में आपको मेमोराइज़ एक बार तो करके जाना ही है ना उनको। जितनी कम चीज़ें रहेंगी, उतनी ज़्यादा बार आप उनको पढ़ पाएँगे, जितना ज़्यादा बार पढ़ पाएँगे, उतना ज़्यादा बार आप उसको मेमोराइज़ कर पाएँगे। जितनी अच्छी मेमोरी आपके रहेगी, मेमोराइज़ करेंगे आप उसको, प्रेज़ेंट भी कर पाएँगे उसी तरह से। वरना अक्सर ये भी रहता है कि इन्फॉर्मेशन का हमने 10 जगहों से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है। जब प्रेज़ेंट करना जाते हैं तो फिर वो हमने उसको जमाया नहीं है, हमने उसकी जी, सतह नहीं जमाई है, उसका क्लासिफ़िकेशन नहीं किया है। तो फिर इन्फॉर्मेशन भी हमारा दिमाग उसी तरह से देता है हमें, जी, बिखरी हुई, और बिखरी हुई हम रिप्रेज़ेंट करते हैं, तो फिर बिखरे हुए ही परिणाम भी आते हैं। जी, सर, जी, सच। बिल्कुल। ठीक है सर, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है मेरा कि शिक्षा और स्वास्थ्य, मेंस में ये शिक्षा जी, और स्वास्थ्य से संबंधित, जैसे मुझे याद है कि 3 मार्कर जी, में एनसीईआरटी पूछा गया है। एनसीईआरटी तक 3 मार्कर में जी, पूछा गया, शायद बिल्कुल। आपको भी याद हो कि एनसीईआरटी जो है जी, अकेला लिख के दे दिया और 3 मार्कर में आ गया। और कई बार तो उच्च हुँ, शिक्षा से भी कई सारे प्रश्न आ जाते हैं। जो एनआईटी वगैरह हुँ, हैं, जो कॉलेज है, इनका सेटअप है, इन सबसे हुँ, कहीं ना कहीं क्वेश्चन आ जाता है। तो शिक्षा और जी, स्वास्थ्य, ये जो 2 शब्द हैं, इनके लिए हुँ, हमें सोर्स मिलना काफी मुश्किल होता है। किताबें नहीं मिलती हैं, जी। रिसोर्सेज नहीं मिलते हैं, तो आपने ये इनको कहाँ से उठाया कि मैंने शिक्षा और स्वास्थ्य यहाँ से पढ़ा, और या मैंने ये मटेरियल यहाँ से लिया, या इस पर्टिकुलर कोचिंग से जी, मैंने ये चीज उठाई? जी, जी, मैं कोचिंग तो पीएससी के लिए मैंने यहाँ पे एमपीपीएससी के लिए तो नहीं ली यहाँ पे, लेकिन शिक्षा और स्वास्थ्य की जहाँ तक बात है, एक जी, पुराना इश्यू, क्रॉनिकल का स्पेशल इश्यू है शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर। वो अच्छा, बहुत हद तक हमारे सिलेबस की चीज़ें उसमें मिल जाती है। दूसरा क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में महावीर पब्लिकेशन का जो सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट है, जी, बहुत ही कॉम्पैक्ट है, तकरीबन सवा 100 पेज का है, जी, और लगभग सारी चीज़ें आपकी शिक्षा और स्वास्थ्य की उसमें कवर है। जैसे कि आपने बोला कि एनसीईआरटी, तो जो हमारा जो शिक्षा और स्वास्थ्य का जो पार्ट है, उसके अंदर हमारे को बहुत सारे जी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस दिए हुए हैं। उसमें आईआईटीज़ भी है, एनआईटीज़ भी है, आईआईएम भी है, और जितने भी हमारे हायर एजुकेशंस के जी, इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे दिए हुए हैं उसमें। तो मेरे हिसाब से वो बहुत कॉम्पैक्ट चीज़ें हैं। बहुत ही, मतलब कि अगर आप ऐसे ढूँढेंगे तो चीज़ें आपको मिलना मुश्किल होंगी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छे से कंपाइल किया हुआ है। जो महावीर पब्लिकेशन का सेकंड पेपर का सेकंड पार्ट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में। बुक उनकी काफ़ी लेंथी है, इसलिए मैं बुक को प्रेफ़र नहीं करूँगा, लेकिन क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में जो उनका जी, वो बेहतर है, और 100 पेज का है, और लगभग देखिए, और फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ आपसे, जैसे कि मैंने पहले बोली, कि आपको एक बेसिक ले लीजिए, बेसिक रिक्वायरमेंट आप पूरी कर लीजिए। अब जी, उसको जो आइसिंग करनी है, अब उसको आगे बढ़ाना है, जी, क्योंकि कुछ चीज़ें आपकी यूनिक होंगी ना, यूनिक कब होंगी, जब आप उसमें यूनिकनेस खुद लाएँगे, अपने से ढूँढेंगे चीज़ों को, जी, अपने से उनका रिप्रेजेंटेशन किस तरह से बेहतर हो, ये आप करेंगे, तो ये आपकी यूनिकनेस होगी, और ये यूनिकनेस आपको आंसर में और लोगों से आगे लेके जाएगी। कि अगर किसी को अगर 2 नंबर मिलता है, तो आपको शायद ढाई नंबर मिले। वो आपकी वो यूनिकनेस, वो आधा नंबर आपका वो यूनिकनेस कहाँ से लाए हैं आप? आपने उस इन्फॉर्मेशन को कहीं और से ढूँढा है, इकट्ठा जी, किया है, आपने उसको रिप्रेज़ेंट करने का कोई नया तरीका ढूँढा है।
ठीक है? तो बेसिक्स सब कभी भी हम लोगों को बेसिक्स के लिए बहुत सारा सिस्टम इकट्ठा करने की ज़रूरत नहीं है, बुक्स लेने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक्स एक सोर्स रखिए, अब आप उसके ऊपर अब आइसिंग के लिए, आप उसको बढ़ाने के लिए अब आप क्या कर सकते हैं, देख लीजिए आप उसमें। लेकिन हमेशा पहला पहला हम जो तैयार करेंगे फाउंडेशन, तो पहले बेस को तैयार करें। जी, अक्सर अक्सर बच्चों में ये भी एक्सपीरियंस में देखने में ये आ रही है चीज़ें, कि हमेशा हम लोग इसकी बात करते हैं, यहाँ ऊपर की टॉप कितना अच्छा होना चाहिए, जबकि जी, हमारा फाउंडेशन ही कमज़ोर है। हमारे बिल्कुल, जो बेसिक जो क्वेश्चन्स होते हैं वही गलत हो जाते हैं और हम लोग जो यूनिक क्वेश्चन है उसको ठीक करने की सोचते हैं। तो बिल्कुल, यूनिक क्वेश्चन जो है ये कभी भी सिलेक्शन नहीं देते हैं और ना ही अभी कभी मेरिट डिसाइड करते हैं। तो जो आपका सिलेक्शन होता है वो फाउंडेशन से होगा फाउंडेशन और से जो होगा। आपका और जो मेरिट बनेगी वो आपका फिर जो आपका जो टॉप है वो जितना बेहतर होगा उससे आपकी मेरिट बनेगी। ग्रेट। तो फाउंडेशन को बेहतर रखें और वेरी उसके लिए बहुत सारी वेरी 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 ग्रेट सर। थैंक यू सो मच सर कि आपने टाइम दिया और अनअकैडमी परिवार पूरा आभारी है आपके समय देने के लिए। काफी एक्सपीरियंस्ड है सर। जितने भी एस्पिरेंट्स ये इंटरव्यू देख रहे हैं मैं उनको बता देता हूँ कि सर ने काफी सारे स्टूडेंट्स को डिप्टी कलेक्टर और डीएसपी के मुकाम तक पहुंचाया है। लंबे समय तक पढ़ाते रहे हैं। सर मैं जानना चाहूंगा आपके कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहे हैं जो आप पढ़ाते हैं। सर मेरा जो मेन सब्जेक्ट रहा है वो है इकोनॉमी और ज्योग्राफी। ये 2 सब्जेक्ट मैं पढ़ाया करता था और एथिक्स भी पढ़ाया है मैंने। जी, लेकिन ग्रेट। इकोनॉमी ज़्यादा करीब है दिल के मेरे। जी, तो जितने भी आपके क्वेश्चंस हो सकते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स से लेकर ज्योग्राफी से लेकर इथिक्स से लेकर, तो आपको जब कभी लगता है तो यहाँ कमेंट बॉक्स में जरूर जी, आप लिखिए। सर को अगर समय मिला कभी भी तो वो बिल्कुल, जरूर बिल्कुल, सेलेक्टिव श्योर, क्वेश्चंस का श्योर, आंसर श्योर। दे सकते हैं। बिल्कुल मुझे सर ने खुशी कहा होगी। भी है जी। जी, बिल्कुल मुझे खुशी होगी अगर तो इस आप इन अपने क्वेरीज़ आंसर्स में रिज़ल्ट मॉडल अच्छा है। आंसर्स कभी आप चाहें तो बिल्कुल आप भेज सकते हैं। अगर पॉसिबल रहा कभी सर फ्री हुए तो हम कोशिश करेंगे। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया। और इस सर कोविड बिल्कुल 19 सिचुएशन में जो बच्चे घर में हैं वो कम से कम अपनी स्ट्रैटेजी को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। तो आज हमने जानी मेंस की रणनीति। हमारे बहुत ही हाँ, एक्सपीरियंस्ड जो हैं सेलेक्टेड सर हैं यूसुफ खान सर, तो असिस्टेंट कमिश्नर है वर्तमान में। तो उनसे ये सारी रणनीति जानी दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। जय हिंद। सर धन्यवाद आपका, आपने मुझे ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करवाया ताकि मैं अपनी बात लोगों तक पहुँचा सकूँ। बहुत सारी जो चीज़ें हैं और भी कहने की है, कभी आपने और मौका दिया तो और आगे भी बात करेंगे। बहुत-बहुत जी जी धन्यवाद आपका। सर सर